दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में अपन राजस्थान में प्रचलित मुख्य आभूषण कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। आभूषणों में थोड़ी सी और एक बात करें तो बच्चों के आभूषणों में ये लिख सकते हो आप, झांझरिया और नजरिया भी बच्चों के आभूषण होते हैं। बच्चों को नजर वगैरह से बचाए जाने के कारण नजरिए और झांझरिए बांधे जाते हैं। झांझरिए पैरों में बांधे जाते हैं और नजरिए हाथों में बांधे जाते हैं। भाई, जो ब्लैक और जो वाइट जो छोटे जो मूंगे होते हैं, दाने होते हैं, ठीक है, उनको एक धागे में पिरोया जाता है और बच्चों को पहनाया जाता है। मूंगे बोल सकते हो या मणिये बोल सकते हो, ठीक है, किसी प्रकार आप जो समझ सकते हो। हालांकि अपने को ग्रामीण क्षेत्र में सुनने को मिल जाएगा नजरिए और झांझरिए, तो वो बच्चों के आभूषणों में गिने जाते हैं, तो आप लिख लेना। आज अपन बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियों की। देखिए, राजस्थान की जो प्रमुख जनजातियां हैं, वो पहले जनजातियों की बात करें तो भारतीय संविधान की बात करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इन जनजातियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, एससी और एसटी का उल्लेख किया गया है। एससी बोले तो शेड्यूल कास्ट और एसटी बोले तो शेड्यूल ट्राइब। तो अपन बात करेंगे ट्राइब्स की, ठीक है। तो राजस्थान में जो भी जो ट्राइब्स निवास करती है, जो जनजातियां निवास करती है, उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, ठीक है। देखिए, अपन थोड़ा सा भारत के संदर्भ में भी समझने की कोशिश करें जनजातियों को, तो देखिए, सबसे ज्यादा या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो निवास करती है भारत में, तो जनजाति निवास करती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से जो जनजातियां निवास करती है, उसमें पहला स्थान आता है मध्य प्रदेश का। तो प्रथम स्थान वाले को अपने को याद रखना, मध्य प्रदेश आता है। और जो फिर बाद में याद रखना है अपने को, राजस्थान का कौन सा स्थान आता है। तो राजस्थान का स्थान आता है जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों के मामले में छठवां स्थान, ठीक है। प्रथम मध्य प्रदेश भारत में जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों के मामले में, और राजस्थान का जो नंबर आता है छठा नंबर आता है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी प्रतिशत के अनुसार, ठीक है, परसेंट के अनुसार बात करते हैं भारत के संदर्भ में। तो भारत में प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या यानी सबसे ज्यादा जनजातियां निवास करती है मिजोरम में करती है, ठीक है। प्रतिशत के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर आता है मिजोरम का, जनसंख्या के अकॉर्डिंग आता है मध्य प्रदेश का, ठीक है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग राजस्थान का नंबर आता है छठवा, और प्रतिशत के अकॉर्डिंग राजस्थान का नंबर आता है 13, ठीक है। तो ये याद रखना, जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान भारत में मध्य प्रदेश का जनजातियों के मामले में, राजस्थान का नंबर आता है छठवा। प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राजस्थान का नंबर आता है 13, और प्रथम स्थान आता है प्रतिशत के अकॉर्डिंग मिजोरम का, ठीक है। तो ये जो दो चार फैक्ट है वो याद रखना। अब वैसे ही अपन राजस्थान की दृष्टि में बात करते हैं, ठीक है। देखिए, इसी प्रकार अपन राजस्थान की दृष्टि में बात करें तो अधिकतम और न्यूनतम की बात करेंगे, ठीक है। देखिए, अधिकतम और न्यूनतम में भी अगर अपन बात करें तो इधर अधिकतम जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं, ठीक है। और एक बार करेंगे प्रतिशत के दृष्टि से, प्रतिशत के अकॉर्डिंग या प्रतिशत में बात करेंगे। इधर भी अपन न्यूनतम में बात करेंगे जनसंख्या, और इधर प्रतिशत। देखिए, राजस्थान में जो अधिकतम जनसंख्या निवास करती है वो करती है उदयपुर में, ठीक है। राजस्थान में अधिकतम जनसंख्या निवास करती है वो उदयपुर में निवास करती है, ठीक है। जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां जनसंख्या की दृष्टि से उदयपुर में निवास करती है, और जो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक है जो बांसवाड़ा में, ठीक। राजस्थान में अगर अपन सीधे से बोले या यूं बोले कि राजस्थान में जनजातियां जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक उदयपुर में है,
और राजस्थान में जनजातियां प्रतिशत की दृष्टि से बांसवाड़ा में निवास करती हैं। ठीक है, अब उधर बात करते हैं न्यूनतम की, सबसे कम राजस्थान में। ठीक है, जनजातियां देखिए राजस्थान में सबसे कम जनजातियां जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बीकानेर में निवास करती हैं। ठीक है, और प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नागौर में निवास करती है। ठीक, न्यूनतम जनसंख्या बीकानेर में है, न्यूनतम प्रतिशत नागौर में है, अधिकतम जनसंख्या उदयपुर में है, अधिकतम प्रतिशत बांसवाड़ा में है। आप थोड़ा सा यूं भी दिमाग लगा के देख सकते हो जनजातियों के मामले में कि जनजातियां जंगलों में निवास करती है, जंगलों से ही अपनी दिनचर्या शुरू करती है और जंगलों में ही अपनी दिनचर्या खत्म कर, यानी शाम को खत्म कर लेती है, नाइट में खत्म कर लेती है। भाई सुबह की शुरुआत होगी, दिन की शुरुआत होगी, तो वहीं से अपनी दिनचर्या स्टार्ट करते हैं और जंगलों में ही अपनी दिनचर्या कंप्लीट या खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो जंगलों से ही अपने कंदमूल फल वगैरह प्राप्त करते हैं, अपना पेट भरते हैं, जो भी अपनी जो आर्थिक जो क्रियाएं होती है उनको भी आगे बढ़ाते हैं और जो शिकार वगैरह कर लेते हैं और अपनी दिनचर्या जंगलों में ही करते हैं, बिताते हैं। ठीक है, तो जिस साइड जंगल ज्यादा होंगे उस साइड जनजातियां ज्यादा होगी। तो अधिकतम जनसंख्या और प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखें उदयपुर बांसवाड़ा उस साइड जंगल है, जैसे हाड़ौती में जंगल है, उदयपुर बांसवाड़ा में जंगल है, सिरोही साइड में रहते हैं। ठीक है, निवास करते हैं। पर न्यूनतम इधर बीकानेर और नागौर साइड, इधर पश्चिमी राजस्थान में जंगल नहीं है, पहाड़ भी नहीं है, इधर पहाड़ भी है उदयपुर बांसवाड़ा साइड, तो पहाड़ों में निवास करेगी। इधर जो न्यूनतम वाला जो एरिया है जो पश्चिमी राजस्थान, इस साइड पहाड़ कम है, जंगल कम है, तो इनको इनके जो प्राप्त करने वाली जो वस्तुएं होती है, जो जंगल से प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं होती है, कंदमूल फल वगैरह, शिकार के लिए जो जानवर वगैरह होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो भी कम मिलते हैं, तो इधर निवास भी कम करेगी। हालांकि एक आध जो घर है, जो परिवार वो मिल जाएंगे, अपने सभी क्षेत्र में मिल जाएंगे एक आध परिवार। ठीक है, तो अपन यहाँ तक जो समझने वाली बात है, समझने वाले फैक्ट थे ये थे भाई। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भारत के संदर्भ में बताया था। जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान मध्य प्रदेश का, राजस्थान का 6वां स्थान है। प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो भारत में पहला स्थान है मिजोरम का और राजस्थान का स्थान है 13वां। ठीक है, तो अपन यहाँ तक भारत के संदर्भ में बात की थी, ये राजस्थान के संदर्भ में बात होगी, अधिकतम और न्यूनतम। ठीक है, राजस्थान के जो संदर्भ में अधिकतम जनसंख्या उदयपुर में निवास करती है और अधिकतम प्रतिशत बांसवाड़ा में है जनजातियों का। इधर न्यूनतम देखा जाए तो राजस्थान में न्यूनतम जनजातियों की जनसंख्या होती है बीकानेर में और न्यूनतम प्रतिशत है नागौर में। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा ये चार्ट थोड़ा समझ लेना। इसके बाद में बात करते हैं अपन एक एक जनजातियों की। ठीक है, अपन देखिए सबसे पहले बात करेंगे कंजर जनजाति की। ठीक है, अपन कंजर जनजाति की बात सबसे पहले करेंगे। देखिए ये जो भील और मीणा होते हैं, ये जो बड़े समुदाय हैं, इनकी बात अपन लास्ट में करेंगे। ठीक है, जैसे मीणा, भील और गरासिया। देखिए जो सबसे बड़ा जो जनजातीय समुदाय राजस्थान का मीणा है, इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है भील और तीसरे नंबर पर आता है गरासिया। ठीक है, तो अपन इनकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कंजर जनजाति की। ठीक है, अपन सबसे पहले बात करते हैं कंजर जनजाति की। देखिए कंजर जो शाब्दिक अर्थ की बात करें, ठीक है, कंजर शब्द की जो उत्पत्ति होती है कानन चार से होती है। ठीक है, कंजर शब्द की उत्पत्ति होती है कानन चार से होती है। कानन का मतलब होता है जंगल और जो चार का मतलब होता है विचरण करने वाला। ठीक है, कंजर शब्द की उत्पत्ति होती है कानन चार से। कानन का अर्थ होता है जंगल। जंगल के पर्यायवाची अपन में पढ़ते हैं, पर्यायवाचियों में कानन भी कहते हैं। ठीक है, जंगल का यानी कानन का मतलब होता है जंगल और चार का मतलब होता है विचरण करने वाला, जंगल में विचरण करने वाला। ठीक है, तो कानन चार शब्द से उत्पत्ति होती है कंजर की।
देखिए वर्तमान में इस जो जनजाति का निवास क्षेत्र होगा या निवास क्षेत्र है वो हाड़ौती में है। ठीक है, आप लिख लेना भाई, जो वाक्य लिखना होता है अपने को तो आप लिख सकते हो वर्तमान में कंजर जनजाति का जो मुख्य निवास क्षेत्र है वो हाड़ौती है। हाड़ौती का आपको ये पता हो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा हो तो ब्रैकेट में कोटा, बूंदी और बारा और झालावाड़। जो वर्तमान में मुख्य निवास क्षेत्र कंजर जनजाति का वो हाड़ौती क्षेत्र में है। देखिए जी, इसका जो पेशेवर कार्य होता है, मुख्य व्यवसाय होता है इस जनजाति का, वो अपराध करना होता है। ठीक है, अपराध करना अगर बोले तो भाई ये तो इन्होंने सोच रखा भाई आप लोग जो जनजातियों के अलावा जो लोग है, समुदाय है, वो भाई कोई पढ़ता है, कोई नौकरी लगता है, कोई बिजनेस करता है, कोई क्या करता है, ठीक है, कोई कलाकार वगैरह बनता है, तो हम तो करेंगे सबसे हटके। ठीक है, हमारे लिए भगवान ने भी यही काम दिया है या यही काम बांट रखा है, तो हम करेंगे अपराध, हम मचाएंगे तहलका। ठीक है, तो ये कंजर जनजाति के लोग होते हैं, अच्छे से इनके जो क्षेत्र में तहलका मचाते हैं, लूटपाट करते हैं, अपराध करते हैं और अपनी जो दिनचर्या इसी प्रकार करते हैं, अपराध की दुनिया में रहते हैं कंजर जनजाति के लोग। ठीक है, तो इनका जो मुख्य व्यवसाय है अपराध करना। देखिए जो अपराध करने से पहले, ठीक है, ये भी थोड़ा समझना, अपराध करने से पहले कंजर जनजाति के लोग होते हैं वो अपने देवताओं से, ठीक है, आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है, जिनको ये पाती मांगना कहते हैं। ठीक है, कंजर जनजाति के लोग अपराध करने से पहले देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं, जिनको ये पाती मांगना कहते हैं, पाती मांगना कहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है। तो एक प्रकार से अपन ये भी कहते हैं भाई, यानी हिस्सा मांगना कह सकते हैं, ये देवताओं का हमारा हिस्सा दो में, या पाती अपन भाई ये होता है भाई, जो किसी भी चीज का डिवाइडेशन किया जाता है भाई, उसकी पाती ये हो गई, उसका हिस्सा ये हो गया। ठीक है, तो ये हो सकता है, अपन सोच सकते हैं भाई ज्यादा कोई फैक्ट नहीं है भाई, पाती मांगना का मतलब है ये आशीर्वाद मांगते हैं देवताओं से भाई, हम अपराध करने जा रहे हैं या लूटपाट करने जा रहे हैं, आप हमारा साथ दो, तो इसको ये पाती मांगना कहते हैं। देखिए जो इनके जो मुख्य मुख्य देवता है उनकी बात करें, जोगणिया माता इनकी कुल देवी है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, कुल देवी है जोगणिया माता। जोगणिया माता से ये पाती मांगते हैं या आशीर्वाद लेते हैं। देखिए जो जोगणिया माता का मंदिर है ये भीलवाड़ा में है, ये भी लिख लेना, आप क्वेश्चन डायरेक्ट ये बन सकता है जोगणिया माता का मंदिर कहाँ पर है, तो जोगणिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में है। जोगणिया माता कंजर जनजाति की कुल देवी है, तो इससे भी ये पाती मांगते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है, ये चौथ माता से भी आशीर्वाद मांगते हैं। ठीक है, चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। ठीक है, चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। और एक ये हनुमान जी को भी अपना मुख्य देवता मानते हैं या हनुमान जी से भी आशीर्वाद लेते हैं। ये एक रक्तदंजी माता होती है, रक्तदंजी माता का मंदिर बूंदी में है। ठीक है, हनुमान जोगणिया माता इनकी कुल देवी होती है। जोगणिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में है। एक रक्तदंजी माता जिनका मंदिर बूंदी में है। देखिए जोगणिया माता का मैं भीलवाड़ा में बताया था, कहीं बूंदी में समझ, जोगणिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में है, रक्तदंजी माता का मंदिर बूंदी में है। और एक चौथ माता से भी आशीर्वाद लेते हैं, तो चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। और ये हनुमान जी से भी आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ तक बात कर लिए हैं कंजर जनजाति की। देखिए कंजर जनजाति की थोड़ी और आगे बात करें तो एक होता है हाकम राजा का पहला, आपने सुना होगा कंजर जनजाति के बारे में, या नहीं भी सुना हो तो मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए जो हाकम राजा का पहला स्पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो कंजर लोग होते हैं, हाकम राजा भाई ये कोई अपना या नहीं, अपना जो
इष्ट देवता मानते होंगे या हाकम राजा, भाई यही होगा भाई। इसके नाम से ये झूठ नहीं बोलते। इनका जो हाकम राजा का प्याला भाई कोई ऐसा ही पदार्थ होगा या कोई नशीला पदार्थ होगा, दारू वगैरह होगी, तो इनका जो प्याला है एक पैग पी लेते हैं या थोड़े ज़्यादा पैग पी लेते हैं, और ये पीने के बाद में ये झूठ नहीं बोलते हैं। इसको ये पवित्र मानते हैं हाकिम राजा को, या अपने लिए आदर्श मानते हैं। ठीक है, आज भी आप भी कभी दारू वारू पी के देख लेना, आप पूरी जो सच्चाई उगल दोगे सबके सामने। ठीक है, जो आपने बातें छिपा रखी है, और थोड़ी सी दारू वारू पी लेना, उसके बारे में आप सच्चाई उगल दोगे। ठीक है, कभी ट्राई करना, कोई बात छिपा रखी और गलती से आप दारू पी लो, तो कोशिश आप ये करो पूरी सच्चाई उगल दो। तो हाकिम राजा का प्याला पीकर ये झूठ नहीं बोलते। देखिए, भी अपराध करेंगे, अपराधी बड़े लेवल का करते हैं, तो ये अपराध जो खाना भी ऐसा खाते हैं, यानी मोर का मांस खाते हैं। तो मोर का मांस खाना, इसका मतलब भारत के राष्ट्रीय पक्षी को खा रहे हैं। ठीक है, तो बड़े स्तर पर ये बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये मोर का मांस खाते हैं। ठीक है, मोर का मांस खाते हैं कंजर जनजाति के लोग। हाकिम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। देखिए, इनका जो बॉस होता है, ठीक है, बॉस होता है या इनका बड़ा जो मुखिया होता है, पटेल होता है। ठीक है, इनका जो मुखिया होता है वो पटेल होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना भाई। इनकी पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम की एग्जाम में, भाई कंजर जनजाति का जो मुखिया क्या कहलाता है, तो पटेल कहलाता है। ठीक है, देखिए इसके बाद में बात करते हैं, और जो इनके जो कुछ अजीबोगरीब जो किस्से होते हैं, जो इनके नियम हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे अपने कोई मरणासन व्यक्ति होता है, या कोई भाई अंतिम सांसें चल रही किसी बंदे की, किसी कैंडिडेट की या किसी व्यक्ति की, तो उसको भाई अपन क्या पिलाते हैं लास्ट में, उनके जो मुंह में डालते हैं, या तो कोई अच्छा मीठा मुंह करवा दे, मिठाई वगैरह डाल दे, या फिर गंगा जल डाल दे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो वस्तुएं डाली जाती हैं, चीजें डाली जाती हैं मरणासन व्यक्ति के मुंह में, और ये मरणासन व्यक्ति के मुंह में डालते हैं शराब की बूंदें। ठीक है, तो एक प्रकार से अजीब सा किस्सा हो गया। ठीक है, मरते हुए व्यक्ति को भी दारू चाहिए इनके, तो कंजरों के। ठीक है, कंजर जनजाति में। तो ध्यान रखना भाई, मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें किस जनजाति में डाली जाती है, किस जनजाति के द्वारा डाली जाती है, किस जनजाति के लोगों में डाली जाती है, तो कंजर जनजाति के लोगों में, या कंजर जनजाति के मरणासन व्यक्तियों के मुंह में शराब की कुछ बूंदें डाली जाती हैं। देखिए, इनका और फैक्ट है, वो क्वेश्चन याद रखना, या ये क्वेश्चन बन सकता है। कंजर जनजाति के लोग होते हैं जो अपने, यानी घर का मुख्य दरवाजा तो भाई कहीं किसी भी साइड रख लेंगे, लेकिन एक दरवाजा घर के पीछे भी रखेंगे, एक दरवाजा या खिड़की बड़ी सी घर के पीछे भी रखेंगे। अब भाई आपके माइंड में ये आएंगे भाई, घर के पीछे इनके लिए विशेष प्रकार से क्यों लिखा गया है, या इनके लिए क्यों बोला गया है। देखिए, ये अपराध करते हैं, अपराध की दुनिया में एक्टिव रहते हैं। अपराध करेंगे तो पुलिस वगैरह भी पकड़ने आ सकती है। पुलिस अगर पकड़ने आएगी, और जैसे कोई भी कंजर मकान में होगा, अपने घर में होगा, और वो सामने से भागेगा पुलिस को देख के, तो पुलिस तो सामने मिलेगी घर के बाहर इसको भागते हुए। तो अगर इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है भाई मेरे घर के बाहर पुलिस आ गई है, तो फिर ये भगेगा कहाँ से, पीछे वाले दरवाजे से या खिड़की से ही तो भगेगा। तो ये फैक्ट आपको लिखना है कि कंजर जनजाति के लोग अपने घर के एक दरवाजा या एक खिड़की पीछे भी रखते हैं। ठीक है, घर में पीछे की तरफ खिड़की या दरवाजा रखते हैं भागने के लिए। आप ब्रैकेट में लिख लेना, लिखना चाहो तो। ये आपको पता है, पहले अपन बात कर चुके, अपराध की दुनिया में एक्टिव रहते हैं, तो पुलिस प्रशासन से बचने के लिए ये खिड़कियां दरवाजा पीछे भी रखते हैं। हालांकि भाई देखा जाए तो अपने मकानों में खिड़कियां दरवाजा रहते हैं, पीछे भी रहते हैं, साइड में भी रहते हैं, कहीं पे दरवाजे निकालो जगह हो तो। ठीक है, लेकिन ये विशेष प्रकार से पीछे दरवाजा या खिड़की रखते हैं। कंजरों के फिर दो नृत्यों की अपन बात कर चुके थे, चक्री और धाकड़ नृत्य। धाकड़ अपन इस प्रकार से बात की, भाई धाकड़ पुरुष होते हैं तो पुरुष धाकड़ नृत्य करेंगे, और चक्री महिलाएं रहती है, नाचने में चक्री हुई रहती है, तो कंजर महिलाएं चक्री नृत्य करेगी, हुसनी नामक वस्त्र पहनेगी। ठीक है, और जो धाकड़, जो पुरुष धाकड़ नृत्य करेंगे। ठीक है, इसके यानी ये बात हो चुकी है, एक बार रिवीजन कर। कंजर जनजाति, कंजर कानन चार शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है। कानन का अर्थ जंगल होता है, चार का मतलब विचरण करने वाला, यानी कानन चार का मतलब जंगल में विचरण करने वाला। हाड़ौती क्षेत्र इनका मुख्य निवास स्थान है। व्यवसाय अपराध करना इनका। इनकी जो माता यानी जो देवता है जोगणिया माता,
चौथ माता, रक्तदंजी माता और हनुमान जी इनके प्रमुख देवता है। जोगणिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में है। चौथ माता का मंदिर, चौथ का बड़ौदा सवाई माधोपुर में है। ठीक है। रक्तदंजी माता का मंदिर बूंदी में है। ठीक। ये अपराध करने से पहले देवताओं से आशीर् मांगते हैं, जिनको ये पाती मांगना कहते हैं। मोर का मांस खाना ये पसंद करते हैं, या मोर का मांस मुख्यतः खाते हैं ये। पटेल इनका मुखिया कहलाता है। ठीक है। हाकिम राजा का प्याला पीकर ये झूठ नहीं बोलते हैं। मरणासन व्यक्ति के मुंह में ये शराब की बूंदे डालते हैं। ठीक है। और ये जो होते हैं, यानी घर के पीछे एक दरवाजा एक खिड़की रखते हैं, और इनके जो मुख्य नृत्य है चक्री और धाकड़ नृत्य, ये कंप्लीट हो चुके हैं कंजर जनजाति। इसके बाद में बात करते हैं खथोड़ी जनजाति की। देखिए, जनजातियों वाले जो फैक्ट है ये इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इनके, इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। इस जनजाति का मुखिया कौन क्या कहलाता है? ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस जनजाति का जो मुखिया क्या कहलाता है? इस जनजाति के जो मुख्य नृत्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक है। अब बात करते हैं खथोड़ी जनजाति की। देखिए, खथोड़ी जनजाति की बात करें तो अपन पहले बात कर चुके खथोड़ियों के, जो खथोड़ी जनजाति के नृत्य पड़े थे उस समय में थोड़ी बहुत बात कर चुके थे। ये मूल रूप से महाराष्ट्र के हैं। ठीक है। आप समझ जाओगे मूल रूप से महाराष्ट्र के हैं खथोड़ी जनजाति के लोग हैं, जो मूल रूप से ये खथोड़ी जनजाति महाराष्ट्र की है। खेर से खत्ता तैयार करती है। ठीक है। खेर से खत्ता तैयार करती है, मूल रूप से महाराष्ट्र की है। आप लिख लेना। देखिए, इनका जो मुख्य निवास क्षेत्र है, निवास वाला जो एरिया है वो मुख्य उदयपुर में है। ठीक है। देखिए, जो मैं डायरेक्ट जो फैक्ट लिख रहा हूं, आप थोड़ा समझने की कोशिश क्या करो। मैं पूरा सेंटेंस लिखूंगा या पूरा वाक्य लिखूंगा तो क्लास भी लंबी रहेगी, तो आपको भी थोड़ा अटपटा लगेगा या बोरिंग लगेगा। तो मैं जैसे उदयपुर लिख रहा हूँ इसके साथ बोल रहा हूँ, तो आप वाक्य लिख सकते हो। खथोड़ी जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र उदयपुर में है। खथोड़ी जनजाति मूल रूप से महाराष्ट्र की है। खथोड़ी जनजाति खेर से खत्ता तैयार करने के लिए जानी जाती है। देखिए, ये जो जनजाति है खथोड़ी जनजाति, ये वर्तमान में संकटग्रस्त जनजाति है। ठीक है। संकटग्रस्त जनजाति है। संकटग्रस्त जनजाति बोले तो भाई देखिए, इनकी जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है। ठीक। इनकी जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही है ढंग से। लगभग 30 से 35 परिवार बचे हैं राजस्थान में। 30-35 या 30-40 परिवार वर्तमान में निवास करते हैं। हालांकि अब 1-2 परिवार में जैसे इन डिवाइडेशन हो जाए परिवार का, या कोई एक परिवार से अलग हो जाए, या अपने माता पिता से अलग हो जाए, भाइयों से अलग हो जाए, तो फिर एक परिवार तैयार हो जाएगा। तो एक आध ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन 35 से 40 परिवार वर्तमान में निवास कर रहे हैं राजस्थान में। तो संकटग्रस्त जनजाति है। हालांकि इन जनजातियों के लिए जो गवर्नमेंट है वो भी नई नई स्कीम्स निकालती रहती है। जैसे आपको अगर पता हो तो भाई, जिस मनरेगा वाली स्कीम है, इनके लिए अलग से दिन बढ़ाए गए हैं। ठीक है। तो वो आप कमेंट बॉक्स में ऐड करना देगा कि भाई कितने दिन बढ़ाए गए हैं। ठीक है। 200 दिन बढ़ाए गए हैं, आपको पता हो तो। जो खथोड़ी और सहरिया जनजातियां हैं, इनके लिए भी मनरेगा में 200 दिन बढ़ाए गए हैं। वैसे औरों के लिए 100 दिन का रोजगार होता है मनरेगा में, और कुछ हद तक बात की गई कि 125 दिन बढ़ाने की। ठीक है। लेकिन जो इसका प्रॉपर टाइम है या दिन है, एक व्यक्ति 100 दिन का रोजगार पा सकता है मनरेगा में। लेकिन इन जनजातियों के लिए विशेष प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं सरकारों के द्वारा इनको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना। वर्तमान में जो खथोड़ी जनजाति है संकटग्रस्त जनजाति है। देखिए, इनके लिए ऐसा कहा जाता है, ये जो फैक्ट है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कि दूध नहीं पीते हैं, शराब पीते हैं। जब तक जो बच्चा जन्म लेता है तो जितने टाइम तक माता का दूध पीना चाहिए वो ही दूध पीते हैं। इसके बाद में दूध नहीं पीते, ऐसा कहा जाता है इनके लिए। और ये शराब ज्यादा पीते हैं, शराब पीने में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो देखिए, ये कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाता बस कौन दूध नहीं पीता, कौन दूध पीता है। ठीक है। कोई गलती से भाई एक आध कोई बंदा हो वो बिल्कुल नफरत करता हो दारू से, और वो
अपनी जो मुख्य धारा से हटके एक दूध पीना ही स्टार्ट कर ले, भाई मैं तो दूध ही पीऊंगा, तो फिर उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये फैक्ट होते हैं को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये इनको ऐसा कहा जाता है कि भाई जो माता से दूध जो पीता है बच्चा, उसके बाद में यानी अलग से कोई गाय भैंस का दूध नहीं पीता है, यानी दारू पीने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, शराब पीने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। देखिए ये फिर दारू वगैरह ज़्यादा पियेंगे तो फिर मांस वगैरह भी खाएंगे, मांस ज़्यादा खाएंगे यानी मांस का सेवन करेंगे तो जनजातियां हैं कुछ ऊटपटांगी हरकतें करती रहती है। जो नॉर्मल लोग मीट खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं, मांस खाते हैं, उसके अलावा ये अलग ही जानवर पसंद करते हैं, तो ये तूफान ही करते हैं भाई, ठीक है। तो ये बंदर का मांस खाते हैं, ठीक है, ये बंदर का मांस खाते हैं। कटोरी क्वेश्चन बनेगा एक यानी एग्जाम कि कौन सी जनजाति के लोग बंदर का मांस खाते हैं, तो खतौड़ी जनजाति के लोग बंदर का मांस खाते हैं। देखिए अब इनके बॉस की बात करें, इनके मुखिया की बात करें, ठीक है। इनका जो मुखिया कहलाता है नायक, इनका जो मुखिया कहलाता है नायक कहलाता है, इनका बॉस कहलाता है नायक कहलाता है, ठीक है। उधर अपन बात कर रहे थे यानी कंजरों में पटेल, कतोड़ी जनजाति में नायक कहलाता है मुखिया, ठीक है। देखिए इसके बाद में इनकी बात करें झोंपड़ी की, झोंपड़ी खोदरा कहते हैं, झोंपड़ी को खोदरा कहते हैं, ठीक है। कतोड़ी जनजाति की जो झोंपड़ी होती है या थोड़ा जो झोंपड़ी नुमा घर होता है उसको खोदरा कहते हैं, तो ध्यान रखना खोदरा। देखिए अब बात करें जो ये इनके भाई दारू का ज्यादा सेवन किया जाता है, ठीक है, और यहां तक दारू की आदी है या शराब की आदी है, पुरुष तो पीते हैं जो पीते हैं, लेकिन महिलाएं भी पुरुषों के साथ में बैठकर चिल करती है, ठीक है। महिला और पुरुष दोनों शराब पीते हैं, मजे करते हैं, चिल करते हैं, तो भाई नशा पता करेगी महिलाएं तो भाई गहने नहीं पहनेंगी, क्योंकि भाई इनको डर रहेगा भाई दारू के नशे में टल्ली ज्यादा हो जाएंगे, चिल ज्यादा हो जाएंगे, चिल कर लेंगे, तो अपने गहने वगैरह को कोई अपने से उतार ले जाएगा, चोर ले जाएगा। तो इनके जो महिलाएं होती हैं वो गहने नहीं पहनती हैं, बल्कि एक प्रथा होती है या एक शौक होता है, वर्तमान में ज्यादा है लेकिन युवा पीढ़ी में है वर्तमान में, तो कि इनकी जो महिलाएं होती है, खतौड़ी जनजाति की महिलाएं हैं, वो टैटू गुदवाती है, ठीक है, यानी अपने शरीर पे, जैसे चेहरे पे यानी गालों पे या जो यहाँ पे ठुड्डी पे, ठीक है, आंखों के पास में, हाथों पे नाम लिखवाना। अब वर्तमान में अपन देखा जाए युवा पीढ़ी उसको टैटू बोलती है, ये जो चित्र गुदवाती है, गोदना बोलते हैं उसको, तो ये टैटू गुदवाती है, ठीक है। इनकी महिलाएं टैटू गुदवाती है और गहने नहीं पहनती है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, युवा पीढ़ी टैटू बनवाते हैं, अलग अलग प्रकार पूरी बॉडी पे टैटू बनवा लेते हैं। उधर देखा जाए तो विराट कोहली और हार्दिक पांड्या वगैरह, उनके देखकर अच्छे से टैटू छप रहे, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, मेरा जो मतलब है यहाँ पे समझाने का है भी। तो ये टैटू गुदवाती है जो खतौड़ी जनजाति की महिलाएं। देखिए इनके भी जो मुख्य देवताओं की अपन बात करने की कोशिश करें तो देखिए भारी माता इनकी माता है, ठीक है, भारी माता और कंसारी माता, ठीक है, भारी माता और कंसारी माता। और देवता भी है इनके डूंगर देव, ठीक है। तो इनके जो मुख्य देवता है इनको अब लिख देना, भारी माता, कंसारी माता और डूंगर देव, ठीक है। एक जो देवता और लिखना चाहो तो वागदेव भी लिख सकते हो, वागदेव, ठीक है। तो ये भी खूब है, ये भारी माता और कंसारी माता थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। तो ये कंप्लीट हो चुकी है खतौड़ी जनजाति। देखो वापस अपन रिवीजन करें खतौड़ी जनजाति का। खतौड़ी जनजाति मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है, खेर से खत्ता प्राप्त करने के लिए जानी जाती है। मुख्य निवास स्थान है इनका उदयपुर। वर्तमान में ये संकटग्रस्त जनजाति है, ठीक। बंदर का मांस ज्यादा खाते हैं, बंदर का मांस खाते हैं। महिला पुरुष इनमें शराब पीते हैं, महिलाएं गहने नहीं पहनती है, महिलाएं शरीर पर टैटू गुदवाती है, ठीक है। इनका जो नायक होता है यानी इनका जो मुखिया होता है नायक कहलाता है। इनकी जो झोंपड़ी होती है वो खोदरा कहलाती है। और इनके जो मुख्य देवता है कंसारी माता, भारी माता और डूंगर देव, वागदेव भी लिख सकते हो आप, ठीक। तो खतौड़ी जनजाति कंप्लीट हो चुकी है।
अब बात करते हैं अपन डामोर जनजाति की। देखिए डामोर जनजाति है एक क्षेत्र विशेष में निवास करती है। डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत समिति में मुख्य रूप से ये निवास करती है। ठीक है, सीमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर। तो जो सीमलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को ही इनकी वजह से, इनके निवास स्थान की वजह से डामरिया बोलने लग गए। ठीक है, और ये अपनी उत्पत्ति राजपूतों से मानती है। सीमलवाड़ा जो पंचायत समिति है ये डूंगरपुर में है। ठीक है, इस क्षेत्र को डामरिया बोलते हैं। वर्तमान में डामरिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो डामोर जनजाति है ये मुख्य रूप से निवास करती है। ठीक है, अपने आप की राजपूतों से उत्पत्ति मानते हैं और जो इनका मुख्य निवास क्षेत्र है डूंगरपुर की सीमलवाड़ा ग्राम पंचायत, तो इस क्षेत्र को डामरिया भी कहते हैं। देखिए एकमात्र ऐसी जनजाति है डामोर जनजाति जो वनों पर निर्भर नहीं है। ठीक है, वनों पर आश्रित नहीं है, जंगल पर आश्रित नहीं है। ठीक है, डामोर जनजाति एकमात्र जनजाति है जो जंगलों पर आश्रित नहीं है या वनों पर आश्रित नहीं है। देखिए ये जो फिर वनों पर या जंगलों पर आश्रित नहीं है तो अपनी जो मुख्य धारा है, जनजातियों की मुख्य धारा, इससे हटकर जो काम कर रही है तो पशुपालन और खेती कर रही है। ठीक है, खेती और पशुपालन करती है, यानी कि अपनी खुद की जो मुख्य धारा से हटकर, यानी जो अन्य मुख्य धाराएं हैं इनमें आने की कोशिश कर रही है या अपनी जो दशा सुधारने की कोशिश कर रही है। भाई कब तक वे जंगलों में निवास करते रहेंगे, तो ये थोड़ी सी सोचने समझने में ज्यादा विकसित हो रही है जनजाति। ठीक है भाई, जो समाज है और जातियां हैं उनके देख रेख, यानी उनका जो देखकर भाई ये भी कुछ अपना डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रही है। अब बात करें और भाई इनकी जो बोली है, ठीक है, इनकी जो बोली है उस पर गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ता है, गुजराती बोली का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो डामोर जनजाति की बोली है इस पर गुजराती भाषा, गुजराती बोली का प्रभाव पड़ता है। भाई उधर डूंगरपुर में निवास करती है, डूंगरपुर वगैरह जो नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के लगते हुए डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात की सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो गुजरात की सीमा साझा करेंगे तो गुजरात की जो बोली का प्रभाव पड़ेगा। गुजरातियों जो राजस्थान से लगते हुए जिले गुजराती हैं उन लोगों पर भी राजस्थानी बोली का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो अपन को इस प्रकार की जानकारी रखना जरूरी होता है। भाई जो गुजरात के जो टच है जिले अपने राजस्थान के, उन जिलों के लोग तो लगभग भाई दिल्ली भी गुजरात जाकर आ सकते हैं। ठीक है, अपना जो काम के लिए, और गुजरात वाले लोग भी यानी उदयपुर वगैरह इस साइड जो दक्षिण राजस्थान में आकर दिल्ली जा सकते हैं, रोज आना जाना लगा रह सकता है उनका। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो अब इनके मेलों की बात करते हैं। दो इनके मेले लगते हैं। देखिए दो मेले लगते हैं इनके। ठीक है, एक तो गुजरात में लगता है और एक लगता है डूंगरपुर में। गुजरात के पंचमहल में लगता है छेला बाबूजी का मेला, और एक जगह ग्यारस की रेवड़ी का मेला लगता है डूंगरपुर में। देखिए जो पंचमहल है ये गुजरात में है। ठीक है, पंचमहल गुजरात का एक जिला है, और एक ग्यारस की रेवड़ी का मेला लगता है। ठीक है, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं आपको वापस बोल बताता हूँ। डामोर जनजाति के दो मेले लगते हैं। एक मेला लगता है छेला बाबूजी का मेला,
छेला बाबूजी का मेला गुजरात के पंचमहल जिले में लगता है, ठीक है। तो ये डामोर जनजाति के लोग उधर मेले में चले जाते हैं। एक मेला लगता है डामोर जनजाति का डूंगरपुर में, ठीक है। एक मेला लगता है डूंगरपुर में, उसका नाम है गैरस की रेवड़ी का मेला, ठीक है। तो दोनों मेलों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको नहीं दिखे हो तो मैं बोल भी दिया हूँ, तो आप सुन लिए होंगे, समझ लिए होंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद में बात करते हैं इनके मुखिया या बॉस की, ठीक है। मैं बॉस में शब्द यूज कर रहा हूँ तो थोड़ा डिस्टर्ब मत होना या थोड़ा अटपटा लगे ध्यान रखना। इनका जो मुखिया होता है उसको कहते हैं मुखी, ठीक है। डामोर जनजाति के मुखिया को कहते हैं मुखी, तो ये ध्यान रखना। जो मुखिया होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए इनके एक ही प्रथा या परंपरा चलती है कि पुरुष बहुविवाह कर सकते हैं। लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, आप लिख सकते हो अगर आपको लगे तो। इनके पुरुष जो होते हैं बहुविवाह करते हैं, यानी एक विवाह कर ले तब तक ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा विवाह करेंगे तो फिर ये लड़की वालों को वधु मूल्य देंगे, ठीक है। वधु मूल्य देंगे, उसको दापा कहते हैं, दापा प्रथा, ठीक। ठीक है, वधु मूल्य को दापा कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि जो डामोर जनजाति के लोग बहुविवाह करते हैं, बहुविवाह करते हैं तब लड़के वालों को यानी वधु मूल्य देते हैं और उसको कहते हैं दापा। देखिए इनके चाड़िया कार्यक्रम होता है, ठीक है। चाड़िया कार्यक्रम होता है, वो जो कार्यक्रम होता है होली के समय किया जाता है, ठीक है। महिला यानी पुरुष भी भाग लेते हैं इसमें, पुरुष तो करते हैं लेकिन पुरुष जो चाड़िया है कार्यक्रम, ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट भी बनता है, अपने को थोड़ा सुनाई भी नहीं देता है, हर जगह पर अपने को सुनने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चाड़िया कार्यक्रम होली के समय किया जाता है डामोर जनजाति के द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, डामोर जनजाति में चाड़िया कार्यक्रम प्रचलित है, होली के समय किया जाता है। एक और फैक्ट लिख लेना, इनके जो डामोर जो जनजाति के लोग होते हैं महिलाओं के समान गहने पहनते हैं, पुरुष भी महिलाओं के समान गहने पहनते हैं, ठीक है। आप लिख लेना भाई, पुरुष महिलाओं के, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। पुरुष महिलाओं के समान गहने पहनते हैं। अब ये तो मत समझ लेना कि भाई ये पुरुष शायद महिलाओं के समान का मतलब ये मत समझना जैसे महिलाएं पहनती है कणकती तो वो नहीं पहनते होंगे। मुझे लगता है जहां तक भाई जैसे कड़ा पहनते हैं ये लोग, जैसे जोले भी पहनते हैं कुछ लोग, ठीक है। मुर्कियां पहनते हैं, कान भी सिधवा लेते हैं कुछ लोग, पैरों में भी कड़े पहन लेते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अंगूठियां पहन लेते हैं। तो इनके लिए वैसे लिखा गया है कि पुरुष भी महिलाओं के समान गहने पहनते हैं। देखिए ये कंप्लीट हो चुके डामोर जनजाति। इसके बाद में अपन बात करेंगे सांसी जनजाति की। वैसे एक बार रिवीजन करें डामोर जनजाति की। डामोर जनजाति का जो मुख्य निवास क्षेत्र है सिमलवाड़ा ग्राम पंचायत समिति या सिमलवाड़ा पंचायत समिति, जो डूंगरपुर में निवास करता है। इस यानी इनके जो निवास के कारण इसको डामरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्राम पंचायत नहीं बोल रहा, यानी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पंचायत समिति की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिमलवाड़ा पंचायत समिति जो डूंगरपुर में है, इस वजह से इसको इस क्षेत्र को डामरिया भी बोलते हैं। देखिए एकमात्र जनजाति है जो जंगलों पर आश्रित नहीं है, खेती और पशुपालन करती है। इनकी बोली पर सर्वाधिक गुजराती भाषा या गुजराती बोली का प्रभाव पड़ता है। इनके जो मेले लगते हैं, दो छेला बाबूजी का मेला पंचमहल गुजरात में और ग्यारस रेवड़ी का मेला डूंगरपुर में लगता है। इनका जो मुखिया मुखी कहलाता है और इनके जो पुरुष होते हैं बहुविवाह करते हैं। बहुविवाह करते हैं तो लड़की पक्ष वालों को यानी वधु मूल्य देते हैं, उसको दापा कहते हैं। चाड़िया कार्यक्रम होली के टाइम किया जाता है और इनके पुरुष भी महिलाओं के समान गहने पहनते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं सांसी जनजाति की। लेकिन जो सांसी जनजाति है इसका जो वर्तमान में मुख्य निवास क्षेत्र है अजमेर और भरतपुर में है, ठीक है। देखिए
थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना है, इसको याद रखना पड़ेगा। अजमेर और भरतपुर क्षेत्रीय असमानता तो यहाँ पे दिखाई दे रही है भाई। अजमेर राजस्थान के बीचों बीच में, अजमेर राजस्थान का हृदय स्थल कहलाता है, हृदय कहलाता है राजस्थान का, ठीक है। और भरतपुर बिल्कुल पूर्व में है राजस्थान में, ठीक है। भरतपुर, धौलपुर, करौली साइड, उधर सवाई माधोपुर साइड, ठीक है। तो भरतपुर वाला बेल्ट अलग हो गया, इधर अजमेर बीचों बीच में राजस्थान के। तो जो सांसी जनजाति का जो मुख्य निवास स्थान है या मुख्य निवास क्षेत्र है, अजमेर और भरतपुर में है। देखिए इसके दो वर्ग होते हैं, ठीक है। ये दो मुख्य वर्गों में बटी हुई है। एक वर्ग होता है बीजा, ठीक है। एक वर्ग होता है माला। देखिए अपन वैसे आगे बात करेंगे मीणा जनजाति की। मीणाओं के बारे में आपको ध्यान होगा। मीणा दो प्रकार से होते हैं, एक तो चौकीदार मीणा और एक जमींदार मीणा, ठीक है। उसी प्रकार से जो ये सांसी जनजाति है, इनके भी दो वर्ग हैं, बीजा सांसी और जो माला सांसी, ठीक है। तो दो वर्ग है, बीजा और माला, ठीक है। तो यहां तक आप ध्यान रखना। देखिए जो इनके जो लोग होते हैं, इनके जो परंपराएं हैं, वो ऐसी परंपराएं हैं जो भाई कुछ आज अगर देखा जाए तो आज वर्तमान की दृष्टि से तो गलत है, ऐसा नहीं करना। जैसे विधवा विवाह नहीं करते हैं ये लोग। अब देखिए जो कम उम्र में अगर कोई भी महिला विधवा हो गई है तो उसका थोड़ा जीवन अंधकार में माना जाएगा। लेकिन इन जो ये जनजाति है, सांसी जनजाति है, ये ऐसा मानती है कि भाई विधवा विवाह है नहीं करेंगे अपन, जो पुनर्विवाह नहीं करेंगे, ठीक है। विधवा विवाह नहीं करते हैं या विधवा विवाह को अच्छा नहीं मानते हैं लोग। देखिए इनके एक भाखर बाबू जी है, ठीक है। ठीक है, ये भाखर बाबू जी की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, भाकर बाबू जी की कसम खाकर ये झूठ नहीं बोले। अगर ये भाकर बाबू जी की एक बार कसम खा ली तो फिर ये सच बोलेंगे, जो भी कहेंगे सच बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना। ऐसा भी कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि भाकर बाबू जी की जब कसम खाते हैं, एक हाथ में खुलाड़ी रखते हैं, एक हाथ में पीपल का पत्ता रखते हैं, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में नहीं आएगा भाई कौन सी जनजाति के लोग भाकर बाबू जी की कसम खाते समय ये जो कुल्हाड़ी और पीपल पत्ते वगैरह रखते हैं। इतना पूछने लगे तो फिर तो हालत खराब स्टूडेंट्स, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रख लेना। हालांकि जो आरएस मेंस है, मेंस वाले जो एग्जाम होते हैं, लिखित एग्जाम होते हैं, उनमें अपने को लिखना पड़ता है। जैसे 5 नंबर पूछ ले तो या 10 नंबर में पूछ ले तो फिर इस प्रकार के फैक्ट लिखने होते हैं अपने, ठीक है। तो भाकर बाबू जी का जो भाकर बाबू जी की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं। देखिए इनके एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुकड़ी रस्म। ठीक है, ये कुकड़ी रस्म थोड़ा और सही लिखने की कोशिश करूंगा क्योंकि आप भी थोड़ा ढंग से लिख लेना इसको, ठीक है। ये कुकड़ी रस्म इनके इंपॉर्टेंट एक रस्म है, एक प्रथा है। इस जो एक भाई ऐसी रस्म है या ऐसी प्रथा है, इसमें महिला के चरित्र की परीक्षा ली जाती है, ठीक है। ठीक है, जब भाई इनके जो रिश्ता तय होता है या विवाह संबंध स्थापित होते हैं उस समय, ठीक है, तो महिला के चरित्र की परीक्षा ली जाती है। भाई महिला का चरित्र कैसा है, तो भाई पता नहीं भाई वहां पर अपन उन लोगों से अपन कभी मिले भी नहीं, सांसी लोगों से, और कभी इनके जो विवाह वगैरह शादी वगैरह में भी अपन नहीं गए। मैं तो नहीं गया भाई, आपका भी कोई गए हो तो पता नहीं। तो इनके जो रिश्ते तय होते हैं, ये वैवाहिक संबंध तय होते हैं, तब कुकड़ी की रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के दौरान महिला के चरित्र की परीक्षा ली जाती है, ठीक है। तो एक प्रकार से तो गलत है, और भाई ज्यादा इसकी जो प्रोसेस है मुझे पता भी नहीं है भाई क्या है, लेकिन अपने को पढ़ना पड़ता है। कुकड़ी रस्म किस जनजाति से संबंधित है, तो सांसी जनजाति से संबंधित है।
एक और फैक्ट लिख लेना, इस सिकोदरी माता की पूजा करते हैं। ठीक है, सिकोदरी माता की पूजा करते हैं। ये इनके जो फैक्ट है सांसी जनजाति के कंप्लीट हो चुके हैं। सांसी जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र है अजमेर और भरतपुर। इनके दो वर्ग होते हैं, बीजा और माला। विधवा विवाह ये नहीं करते हैं। भाखर बाबू जी की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, कुकड़ी की रस्म इनको अदा करनी पड़ती है इनके जो जनजाति में, यानी कुकड़ी की रस्म के द्वारा महिला की या लड़के की यानी चरित्र की परीक्षा लेते हैं ये लोग। ठीक, और सिकोदरी माता की पूजा करते हैं। इसके बाद बात करते हैं सहरिया जनजाति। ठीक है, सहरिया जनजाति के थोड़े से फैक्ट ज्यादा हैं तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक, सहरिया देखिए जो सहरिया जनजाति है तो अपन सहरिया शब्द की बात करते हैं। सहरिया शब्द की उत्पत्ति होती है शहर से। ठीक है, इस शहर का मतलब होता है जंगल। वो वाला शहर अलग होता है सिटी वाला। ठीक है, ये शहर अलग है सिटी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये शहर अलग है तो ये इस शहर का मतलब होता है जंगल। तो शहरिया शब्द की उत्पत्ति हुई है इस शहर से, जिसका अर्थ होता है जंगल। ठीक है, देखिए अब बात करेंगे मुख्य निवास क्षेत्र की। तो सहरिया जो जनजाति है ये 12 में मुख्य रूप से निवास करती है। ठीक है, 12 इनका मुख्य निवास क्षेत्र है या मुख्य निवास जो डिस्ट्रिक्ट है या जिला है। देखिए 12 में भी जो दो स्थानों की बात करते हैं स्पेशल, किशनगंज और शाहबाद। ठीक है, 12 के किशनगंज और शाहबाद में मुख्यतः निवास स्थान है या निवास क्षेत्र है सहरिया जनजाति का। शहर शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई जिसका अर्थ होता है जंगल। मुख्य निवास क्षेत्र इंपोर्टेंट है भाई सहरिया जनजाति का। सहरिया जनजाति मुख्यतः किस जिले में या किन क्षेत्रों में निवास करती है, या तो 12 दे दिया जाएगा या किशनगंज और शाहबाद दे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए सहरिया जो जनजाति है इसमें जो पंचायतें होती हैं वो 3 पंचायतें होती हैं। ठीक है, सहरिया जनजाति में 3 पंचायतें होती हैं। ठीक है, सहरिया जनजाति में 3 पंचायतें होती हैं। देखिए अलग अलग पंचायतों को अलग अलग जो नाम से एक भाई किस शक्ति के अनुसार अपन बात कर सकते हैं भाई किस पंचायत में ज्यादा पावर होती है, किस पंचायत में ज्यादा शक्ति होती है डिसीजन लेने की। ठीक है, तो पंचताई, एकदशिया और चौरासी। ठीक, देखिए इस प्रकार से इन तीनों पंचायतों के नाम हैं। पंचताई सबसे छोटी इनके पंचायत होती है, फिर एकदशिया पंचताई से बड़ी होती है, और फिर सबसे बड़ी यानी इनके पंचायत होती है 84 की पंचायत। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कर सकते हो तो इस प्रकार से भी हो सकता है शायद। पंचताई का मतलब 5 गांव की पंचायत, कोई भी इनके जो भाई मामला हो गया, कोई मैटर हो गया तो उसको सलटाने के लिए, इसका सुलझाड़ करने के लिए, इसका सॉल्यूशन करने के लिए, उस मैटर का सॉल्यूशन करने के लिए भाई अगर छोटा मैटर है या फिर छोटे स्तर पर ही अगर उसका सॉल्यूशन कर लिया जाए उसके लिए पंचताई जो पंचायत करनी पड़ेगी इनको। फिर अगर पंचताई पंचायत से इनका सॉल्यूशन नहीं हो फिर 10 गांवों की एक दसिया। ठीक है, फिर 10 गांवों की एक पंचायत करनी पड़ेगी, और फिर एक दसिया पंचायत से भी कोई मैटर का सॉल्यूशन नहीं हो तो फिर वही सबसे बड़ी पंचायत बुलानी पड़ेगी 84, लगभग आसपास के सभी गांवों की पंचायत बुलानी पड़ेगी जिसको कहते हैं 84 की पंचायत। 84 की जो ये पंचायतें पहले के टाइम में बहुत ही प्रचलित थी। 84 की जो पंचायतें होती थी उनमें बहुत ही बड़ा खर्चा आता था। जो समाज या जो परिवार जो 84 की पंचायत बुलाते थे, ऐसा कहा जाता है उन लोगों का जो 84 की पंचायत में आते थे पटेल वगैरह लोग,
ये समाज के जो मुख्य लोग, उनका खाना वगैरह जो भी खर्चा होता था, तो दोनों परिवार, जो दो परिवार बुलाते थे भाई, जिन दो परिवारों में मैटर हुआ हो कुछ भी, तो उन परिवारों के द्वारा ये पंचायत बुलाई जाती थी, और इन पंचायतों का खर्चा भी इन परिवारों के द्वारा ही दिया जाता था, उठाया जाता था। तो 84 की पंचायत इनमें सबसे बड़ी पंचायत मानी जाती है। देखिए जो 84 की पंचायत है, इसका तो एक मुख्य स्थान भी फिक्स है, यह निर्धारित किया हुआ है भाई, ये 84 की पंचायत कहाँ पे होगी। तो देखिए सीताबाड़ी 12 में होती है, ठीक है, वाल्मीकि मंदिर है सीताबाड़ी 12 में, तो यह पंचायत वहां पर होती है, 84 की पंचायत। ठीक है, 84 की पंचायत सबसे बड़ी पंचायत होती है, वाल्मीकि मंदिर में होती है, जो सीताबाड़ी 12 में है वाल्मीकि मंदिर, शहरियों की सबसे बड़ी पंचायत होती है। देखिए अब और आगे बात करें शहरिया जनजाति की, ये अपना जो आदि पुरुष मानते हैं, अपना प्रवर्तक मानते हैं, वो वाल्मीकि को मानते हैं, ठीक है, वाल्मीकि को अपना प्रवर्तक मानते हैं। मैं लिखना चाहूँ तो लिख लेना इधर अलग से। ठीक है, वाल्मीकि को अपना आदि पुरुष मानते हैं। देखिए इनकी कुल देवी कोड़िया माता है। ठीक है, इनकी कुल देवी कोड़िया माता है। ठीक है, उधर नहीं दिख रहा हो तो एक बार वापस बोल रहा हूँ, जो शहरिया जनजाति की कुल देवी कोड़िया माता है। देखिए ये तेजा जी और भैरू जी को मानते हैं या पूजते हैं, ये आप लिख लेना, यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तेजा जी और भैरू जी का नाम आपने सबने सुन रखा है, आप सब लोग पूजते हो तेजा जी और भैरू जी को। ठीक है, तो तेजा जी और भैरू जी महाराज को भी शहरिया जनजाति के लोग पूजते हैं। देखिए इनके एक गीत प्रसिद्ध है, हिड नामक गीत। ठीक है, तो हिड नामक गीत ये दीपावली पर गाते हैं। ठीक है, हिड नामक गीत ये दीपावली पर गाते हैं शहरिया जनजाति के लोग। देखिए ये लठमार होली भी खेलते हैं। ठीक है, शहरिया जनजाति के लोग लठमार होली खेलते हैं। तो अपना जो प्रमुख त्योहार पड़ रहे थे उस समय लठमार होली की बात किए थे। और लठमार होली जो जो और होलियां हैं किन किन क्षेत्रों में खेली जाती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड करना। तो शहरिया जनजाति के लोग कौन सी होली खेलते हैं? लठमार होली खेलते हैं। देखिए होली के बाद में, यानी होली पर लठमार होली खेल लिए, होली के बाद में ये राई नृत्य भी करते हैं। ठीक है, शहरिया जनजाति के लोग होली के बाद में राई नृत्य भी करते हैं। और मकर संक्रांति के समय पर या मकर संक्रांति पर लकड़ी के डंडों से लेंगी खेल खेलते हैं। मकर संक्रांति पर ये लेंगी खेल खेलते हैं, डंडों को टकरा कर डंडों से खेलते हैं, ये देख लेना। एक और गीत है आल्हा और लहंगी। वर्षा ऋतु के समय आल्हा और लहंगी गीत गाते हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु के समय आल्हा और लहंगी गीत गाते हैं ये। गांव को ये सहरोल बोलते हैं, छोटी बस्ती को सराहना बोलते हैं, सहराना बोलते हैं। ठीक है, गांव को सहरोल बोलते हैं और छोटी बस्ती को सहराना बोलते हैं। देखिए ये सामुदायिक केंद्र भी बनाते हैं, सामुदायिक भवन भी बनाते हैं। गांव के बीचों बीच सामुदायिक केंद्र बनाते हैं, सामुदायिक भवन बनाते हैं। उसको बांग्ला, डालिया और हताई, फिर डांगला यानी बंगला, डालिया और हताई कहते हैं। आप लिख लेना भाई, बोर्ड पे भाई जगह नहीं है तो शायद इसको मिटाऊं, एक बार अपन रिवीजन कर लेंगे। तो सामुदायिक केंद्र बनाते हैं,
ठीक है। सामुदायिक भवन बनाते हैं गांव के बीचों बीच, जिसे बंगला, डालिया और हताई कहते हैं। यहाँ पर भाई फटेलाई करते हैं, बातें चीतें करते हैं। ठीक है। हताई वही होती है भाई जो एक दूसरे की बातें चीतें, यानी जो भी समाज के लिए कुछ भी कानून वगैरह बनाते हैं भाई, ये करना समाज के लिए। ठीक है। तो ये सामुदायिक केंद्र या भवन बनाते हैं गांव के बीचों बीच, उसको बंगला, डालिया और हताई कहते हैं। देखिए, ये पेड़ों पर घर बनाने के लिए जाने जाते हैं सहरिया जनजाति। ठीक है। पेड़ों पर घर बनाने के लिए जानी जाती है, उनको कहते हैं गोफना। ठीक है। पेड़ों पर घर बनाती है, उनको गोपना, टोपा या कोरुआ भी कहते हैं। आप लिख सकते हो टोपा, जो सो अपन ओढ़ते हैं, टोपा ओढ़ते हैं सिर पे, तो टोपा भी कहते हैं उन घरों को। पेड़ों पर जो घर बनाते हैं उनको गोपना, ये इंपॉर्टेंट है, गोपना, टोपा और कोरुआ। ठीक है। कोरुआ भी कहते हैं। पेड़ों पर घर बनाते हैं जिसको गोपना, टोपा और कोरुआ कहते हैं। और इनका जो मुखिया होता है वो कोतवाल कहलाता है। थोड़े फैक्ट ज्यादा है भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करना, एडजस्ट करना। ठीक है। इनका जो मुखिया होता है वो कोतवाल कहलाता है। देखिए, अपन यहाँ तक बात कर ली है। अब कुछ जो ऐसे फैक्टर जो मैं बता देता हूँ, आप समझ लेना, लिखने की आपको भी आवश्यकता नहीं है, और मैं तो नहीं लिखूंगा वो, तो आप भी मत लिखना। इनके जो लोग होते हैं भाई, ऐसा कहा जाता है भाई, इनके शादी के समय, विवाह के समय दहेज नहीं लेते हैं। ठीक है। तो ये कोई फैक्ट नहीं। किसी की इच्छा हो जाए, कोई नौकरी वोकरी लग जाए, तो फिर तो गाड़ी वाड़ी मांग ली, पता नहीं। ठीक। लेकिन ऐसा पढ़ना पड़ता है इनके लिए, ऐसा जाना जाता है, या ऐसा अपने को उल्लेख मिलता है कि इनके लोग शादी विवाह में दहेज नहीं लेते हैं, और इस श्राद्ध वगैरह भी नहीं करते हैं। ठीक है भाई। ऐसा कोई क्वेश्चन थोड़ी बन सकता है भाई, कौन सी जनजाति श्राद्ध नहीं करती? पर जिसकी इच्छा हो श्राद्ध कर दो, जिसकी इच्छा नहीं हो तो जरूरी नहीं है। ठीक। ऐसा भी कहा जाता है कि ये युगल नृत्य नहीं करते। युगल नृत्य नहीं करने का मतलब होता है कि भाई इनके जो महिला और पुरुष एक साथ डांस नहीं करते, एक साथ नृत्य नहीं करते हैं। भाई इनको लगता है पुरुष अलग कर लेंगे, महिलाएं अलग कर लेंगी, युगल नृत्य नहीं करते हैं। ठीक है। और इनके लिए ऐसा भी कहा जाता है कि इनके महिलाएं तो टैटू गुदवा सकती है, लेकिन पुरुष टैटू नहीं गुदवा सकते हैं। ठीक है। महिलाएं टैटू बनवा सकती है या बना सकती है या गुदवा सकती है, गोदना बोलते हैं जिसको, लेकिन पुरुष टैटू नहीं बनवा सकते अपनी बॉडी पर। ऐसा भी कहा जाता है कि इनके जो महिलाएं होती है, घर में तो घूंघट रखेगी, लेकिन घर के बाहर घूंघट नहीं रखेगी। भाई एक अजीब अलग अलग ही प्रथा है कि अपने जो गांव होते हैं वहां पे थोड़ा सा अपने घर पे भी घूंघट रखती है बड़े बुजुर्ग लोगों से जो महिलाएं, लेकिन घर से बाहर थोड़ी निकलती है, तब भी गांव में भी घूंघट रखती है। हाँ, यह गांव छोड़कर फिर शहर में चले जाती है कभी कभार महिला, तब फिर घूंघट बिल्कुल उठा लेती है ढंग से, बहुत ही पीछे खिसका लेती है, अपनी चुन्नी ओढ़नी लुगड़ी वगैरह होती है उसको। ठीक है। तो जो गांव की महिलाएं, यानी भाई शहर की जो महिलाएं तो बिल्कुल आजकल सब किसी के सामने जो घूंघट नहीं रखती है, अपने सास ससुर किसी, ठीक है, देवर जेठ वगैरह, ठीक है, उनके सामने भी नहीं रखती है। लेकिन जो गांव में ये परंपरा चली आ रही है अभी भी, तो गांव में भी जो घूंघट अभी तक निकाले जाते हैं। और देखिए, गांव से अगर महिलाएं बाहर निकलती हैं, यानी शहरों में निकलती है, उसी दिन फिर घूंघट को थोड़ा सा पीछे खिसका लेती है। ठीक है। तो ध्यान रखना। तो इनके जो महिलाएं घर में तो घूंघट रखती है, लेकिन घर से बाहर निकलते ही घूंघट नहीं रखती है। लेकिन ऐसा नहीं दिया गया यहाँ पे कि भाई घर से बाहर या गांव से बाहर, ठीक है, लेकिन घर में घूंघट रखती है और घर से बाहर घूंघट नहीं रखती है। तो ये कुछ परंपराएं हैं इनकी। और एक इनका धारी संस्कार, ठीक है, धारी संस्कार किया जाता है। ये धारी संस्कार इंपॉर्टेंट है। देखिए, धारी संस्कार में समझाता हूँ, पहले आप लिख लेना यहाँ पे इनके धारी संस्कार। धारी संस्कार इनके इंपॉर्टेंट है, शायद आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे लिखता हूँ। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हो आप धारी संस्कार के। जो शहरिया जनजाति में धारी संस्कार किया जाता है, लेकिन धारी संस्कार शहरिया जनजाति में नहीं, मैंने और भी जो अपने इस क्षेत्र में भी देखा है, लेकिन अपने अलग तरीके से थोड़ा बहुत करते होंगे या इनके थोड़ा अलग तरीके से करते होंगे। धारी संस्कार में समझाता हूँ, आपको समझना, थोड़ा सा कोशिश करना। जब व्यक्ति मरता है, ठीक है, व्यक्ति की मृत्यु होती है, जलाकर आते हैं, यानी दाह संस्कार करके आते हैं। इनके तो ऐसे करते हैं कि जो तीसरे दिन जैसे तिया दे के आएंगे, या इनकी जो अस्थियां लेके आएंगे शमशान से, जिसको अपन गंगा जी में विसर्जित करते हैं, हरिद्वार में विसर्जित करते हैं,
तो ये जनजाति वाले लोग भी यानी अस्थियों को लेके आते हैं शमशान से, फूल चुगना बोलते हैं उनको। जब फूल चुग कर लाते हैं उसी दिन वहां से शमशान से राख भी लाते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। वो राख लाते हैं, घर के बीचों बीच एक समतल बर्तन में रख देते हैं राख को। उस राख के ऊपर भी कोई बर्तन रख देते हैं यानी ढक देते हैं, और दूसरे दिन उस राख यानी उस बर्तन को उगाड़ते हैं या उस बर्तन को उठाते हैं ऊपर से, और राख में ये देखते हैं कि भाई राख में किस प्रकार के चिन्ह बने हैं, ठीक है। तो अगर इनको लगता है भाई किसी जानवर, पक्षी, पशु या व्यक्ति के अगर पद चिन्ह बने हैं उस राख में, तो जो मरा है व्यक्ति वो उस योनि को प्राप्त किया है या उसी का रूप अगला जन्म में लेगा, ठीक है। और अगर उस राख में किसी भी प्रकार के चिन्ह नहीं छपते हैं तो इनको लगता है कि भाई अब आगे ये किसी भी रूप में या किसी भी योनि में जन्म नहीं लेगा ये व्यक्ति, ठीक है। ये 84 लाख योनियों को पार कर चुका है, अब इसका जो जीवन है वो कंप्लीट हो गया है या मोक्ष मिल चुकी है इसको। तो इसको ये बोलते हैं धारी संस्कार। अपने जो अपना क्षेत्र है इस साइड भी करते हैं इस प्रकार का जो एक परंपरा है, इसको फॉलो करते हैं लोग कि अपने तो भाई चूल्हे से ही राख उठा लेते हैं थोड़ी बहुत, उसको चलनी से छान के फिर एक जैसे थाली या परात में रख देंगे, यानी सिंपल छान के, और उसके ऊपर कुछ भी बर्तन रख देंगे। दूसरे दिन सुबह या कभी देखेंगे उसको उठा के, तो उसमें अगर किसी प्रकार का जो चिन्ह मिल जाता है तो ऐसा अनुमान लगा लेते हैं कि भाई जो ये मरा है व्यक्ति वो इस रूप में आगे जन्म लेगा। जैसे कोई पशु के चिन्ह बनते हैं तो भाई ये पशु बनेगा, या पक्षी के पंजे छप जाते हैं तो भाई पक्षी बनेगा, या किसी भी यानी कोई बच्चे के पैर या मानव यानी पुरुष के या महिला के यानी किसी यानी जो मानव के पैर छप जाते हैं वह महिला या पुरुष के रूप में या आगे जन्म लेगा, इस प्रकार की मान्यता है। और किसी भी प्रकार का जो चिन्ह नहीं छपता है तो ऐसा माना जाता है भाई इसको मोक्ष प्राप्त हो चुकी है, अब आगे जन्म नहीं लेगा। तो ये होता है धारी संस्कार। लेकिन धारी संस्कार मुख्यतः शहरिया जनजाति में प्रचलित है या किया जाता है, ठीक है। तो ये धारी संस्कार था। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, धारी संस्कार किस जनजाति से संबंधित है। तो ये इस जनजाति से संबंधित है, शहरिया जनजाति से धारी संस्कार, ठीक है। तो ध्यान रखना। ये आज की क्लास थी अपनी यहाँ तक। अब बात करेंगे आगे जो राजस्थान के जो बड़े जनजातीय समुदाय हैं। मीणा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय राजस्थान का मीणा, फिर दूसरे नंबर पर भील और तीसरे नंबर पर गरासिया, ठीक है। तो उनकी बात अपन आगे वाली क्लास में करेंगे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आज बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में शायद कंप्लीट कर लेंगे या फिर आगे वाली 2 क्लासेज में इन बड़े समुदाय को पढ़ेंगे, ठीक। तो दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।